हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिजिक्स फोरियम में स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होता क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने 3 पॉइंट पढ़ा था। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था पॉइंट चार्ज होता क्या है। आज हम सिलेबस की बात करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ के साथ। कूलॉम्स लॉ होता क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the 2 point stationary charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। कहने का मतलब अगर 2 पॉइंट चार्ज है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है Q2 है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये दोनों चार्ज हमारे एक या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव हो सकता है दूसरा नेगेटिव हो सकता है, या दूसरा पॉजिटिव हो सकता है पहला जो है नेगेटिव हो सकता है। यानी इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों लग सकता है। देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगता है वो क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स, और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हमको दो रिलेशन मिल गया कूलॉम्स लॉ से, हमको दो रिलेशन मिल गया। पहला रिलेशन हो गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दूसरा रिलेशन हमको मिला F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रिलेशन को हम कंबाइन करेंगे, लिखेंगे कंबाइनिंग above two relations, then we get, हमको क्या मिलता है? we get F is directly proportional to Q1 Q2 upon r²। ठीक है बच्चों, अब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगेगा? कांस्टेंट लगेगा, यानी F is equal to K Q1 Q2 upon r²। ये हमारा क्या गया? फार्मूला आ गया, वेयर K is the proportionality constant। K हमारा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी, वेयर K is the proportionality constant। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? इसको समझे, इसकी वैल्यू क्या होती है? वेयर K is the proportionality लिखेंगे, वेयर K is proportionality constant, where K is proportionality, K क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। अगर SI यूनिट की बात करें, इन SI यूनिट K is given by, यानी SI यूनिट में K की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू होती है K is equal to 1/4 pi epsilon naught, है ना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है, और इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, यानी कूलॉम की पावर -2। के की एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं? हमने यहाँ से पढ़ा है F is equal to K Q1 Q2 upon r²। तो K की एसआई यूनिट निकालने के लिए, यानी K की एसआई यूनिट आई कैसे? हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी K is equal to FR² अपॉन Q1 Q2 होगा। F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होता है। R की यूनिट क्या होती है? मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका स्क्वायर जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम, ये जाएगा कूलॉम का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट एन न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम की पावर -2। देयरफॉर K की जो एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम की पावर -2। तो K की वैल्यू हमारी कितनी आई? K की वैल्यू हमारी आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आती है? 9 into 10 की पावर 9। देयरफॉर जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो इस K की जगह क्या हो जाएगा? K की जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² लिख सकते हैं, r² लिख सकते हैं,
या 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान कितना होता है R² होता है। ये हमारा क्या आ गया मेन फार्मूला आ गया। ठीक बच्चों, हमारा ये क्या आ गया, हमारा ये मेन फार्मूला आ गया। ठीक बच्चों, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कूलाम की 1 कूलाम की डिफिनेशन क्या होती है, हम 1 कूलाम की डिफिनेशन निकालेंगे। तो देखिए हम 1 कूलाम की डिफिनेशन कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से F इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R², अगर मान लीजिए पहला चार्ज और दूसरा चार्ज दोनों चार्ज हमारे क्या हो जाए 1 कूलाम के बराबर हो जाए, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R भी किसके बराबर हो जाए 1 मीटर के बराबर हो जाए, तो F किसके बराबर हो जाएगा, तो F हो जाएगा ये 9 × 10 की पावर 9, ये Q1 की वैल्यू 1 है, Q2 की वैल्यू 1 है और R की वैल्यू 1 है, यानी F बराबर होगा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यानी F इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन के क्या होगा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 1 कूलम चार्ज इज डिफाइंड एज when 1 coulomb charge is defined as that when placed at a distance of 1 meter and it experiences a force of 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। यानी इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 coulomb is the charge, क्या लिख सकते हैं 1 coulomb 1 coulomb 1 coulomb is the charge that when placed at a distance of 1 meter from the other charge it experiences a force of 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। कहने का मतलब एक कूलम चार्ज तब कहलाता है जब उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो और वो कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करे 9 × 10 की पावर 9 के फोर्स को, मैग्नीट्यूड के फोर्स को हम ये अनुभव करें, तो चार्ज हम क्या बोलते हैं 1 कूलम बोलते हैं। ठीक बच्चों, हमने क्या पढ़ा F इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R²। यहाँ से हमने 1 कूलम चार्ज की डिफिनेशन पढ़ ली। 1 coulomb charge is the 1 coulomb is the charge that when placed at a distance of 1 meter from the other charge when it experiences a force of 9 × 10 की पावर 9। चार्ज की और यूनिट होती है, लिखेंगे उसके लिए हेडिंग क्या बनाएंगे, चार्ज की और भी यूनिट होती है, लिखेंगे उसमें इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम in electrostatic CGS system in electrostatic CGS system, ये नोट में करके लिखेगा, नोट में चार्ज की यानी कूलम चार्ज की और भी यूनिट होती है। पहली यूनिट क्या है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट होती है उसको बोलते हैं ESU। क्या बोलते हैं ESU ऑफ चार्ज, ऑफ किसका चार्ज, या जिसको हम क्या बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं स्टैट कूलम, स्टैट COULOMB, क्या बोलते हैं स्टैट कूलम। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं, या जिसको क्या बोलते हैं स्टैट कूलम बोलते हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम किसके बराबर होता है, 1 कूलम होता है 3 × 10 की पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। स्टैट कूलम के क्या होता है, स्टैट कूलम के बराबर होता है, यानी 1 कूलम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 3 × 10 की पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। तो पहली यूनिट हमारी जो चार्ज की मिली इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं ESU ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या इसी को क्या बोलते हैं स्टैट कूलम बोलते हैं। ये सीजीएस सिस्टम में जो होते हैं स्टैट कूलम होता है,
1 कूलम कितने बराबर होता है? 1 कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। दूसरा क्या होता है? इसी तरह सेम टू सेम चार्ज की एक और यूनिट होती है, बोलते हैं इन मैग्नेटो इन मैग्नेटोस्टैटिक इन मैग्नेटोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम सीजीएस सिस्टम यानी मैग्नेटोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं एट कूलम। क्या बोलते हैं? एट कूलम। क्या बोलते हैं? एट कूलम। एट कूलम बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? EMU ऑफ चार्ज। किसके बराबर होता है? EMU ऑफ चार्ज बोलते हैं। यानी अगर मैग्नेटोस्टैटिक सीजीएस सिस्टम की बात करें तो जो यूनिट होती है चार्ज की वो क्या होती है? एक कूलम, या इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसमें 1 कूलम कितने एक कूलम के बराबर होता है? यानी 1 कूलम कितने एक कूलम के बराबर होता है या कितने EMU के बराबर होता है? इसमें 1 कूलम जो होती है 1/10 एक कूलम के बराबर होता है। एक कूलम के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो पहली यूनिट में हमने पढ़ा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में 1 कूलम 3 into 10 की पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। इन मैग्नेटोस्टैटिक सिस्टम में 1 कूलम 1/10 एफ कूलम के बराबर होता है। ठीक बच्चों, अगली जो हमारी टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम से ही पता चला कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी ये क्या है? एक कांस्टेंट है। और रिलेटिव परमिटिविटी या इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। यानी ये कांस्टेंट आता कहां से है? जैसे मान लीजिए कि दो चार्ज हैं, इन दोनों चार्जों के भी दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके लिए क्या वर्ड बनाएंगे? द फोर्स बिटवीन the force between the 2 point charges between the 2 point charges the 2 point charges separated by separated separated by a distance separated by a distance r. The force between the 2 point charges separated by a distance r placed in a placed in a placed in a vacuum यानी वैक्यूम में रखे या एयर में रखे, वैक्यूम is given by, है ना? अगर दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस में वैक्यूम में रखे हुए तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना बराबर हो जाएगा? F वैक्यूम इज इक्वल टू F वैक्यूम F VAC सफिक्स में रहेगा इज इक्वल टू बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। F वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कब है? जब दोनों चार्ज कहां पर रखे हुए हैं? वैक्यूम में रखा हुआ है, तब ये फोर्स लग रहा है F वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना? अगर दोनों सेम चार्जेस किसी मीडियम में रखे हुए हैं एट द सेम डिस्टेंस, है, इफ द सेम चार्जेस if the same charges are placed in a medium at the same distance at the same distance then the force is given by है ना? अगर यही दोनों सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पे किसी दूसरे मीडियम में रखे हुए हैं तब कितना फोर्स लगता है उसको हम F मीडियम करके दिखाएंगे। F मीडियम इज इक्वल टू कितना होता है? इज इक्वल टू ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे जो है एप्सिलॉन नॉट करके हमने दिखाया, यहाँ पे बस एप्सिलॉन करके दिखाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन, और ये क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसकी इंग्लिश होती है EPSILON, है ना? इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन।
अगर यहाँ पे जीरो लगा होता तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, यानी एफ वैक्यूम, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ? एफ वैक्यूम हमारा कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये Q1 Q2 अपान किसके बराबर होता है? आर स्क्वायर का। ये सारी चीजें 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी बचता क्या है? ये जो सबसे बॉटम की चीज है ये सबसे टॉप पे चली जाएगी, यानी एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक बच्चों, यही जो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यानी जो रेशियो मिलता है हमारा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, यही रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। इस कार्ड रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम किससे दिखाते हैं? एप्सिलॉन आर से दिखाते हैं। और इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसको हम किससे दिखाते हैं? के से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? के से भी दिखाते हैं। ठीक है, द रेशियो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी एंड इज कॉल्ड and is denoted by epsilon r, and this ratio is also called dielectric constant and denoted by k। यानी epsilon अपन epsilon नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? epsilon r या epsilon या k दिखा सकते हैं। यानी यहाँ से epsilon is equal to हम क्या लिख सकते हैं? epsilon नॉट k लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा सेकंड इक्वेशन था, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, इक्वेशन सेकंड आप देखेंगे, इक्वेशन सेकंड हमारा क्या था? एफ मीडियम इज इक्वल टू, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन था। यहाँ पे क्या था? एप्सिलॉन था। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आई है? एप्सिलॉन नॉट पर के आया है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वैक्यूम होता है, एयर होता, तो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है के की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर किसी मीडियम में रखा हुआ है, हर मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर वही चार्ज हमारा किसी मीडियम में रखा हुआ है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये हमारा क्लियर हो गया। बच्चों अगली जो हमारी टॉपिक है वो क्या है? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता क्या है? इसको हम अच्छी तरह समझे, माने कूलॉम्स लॉ यानी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये कूलॉम्स लॉ है। कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे दिखाते हैं उसको हम लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, है ना, ये वैक्यूम में रखे हुए एट ए डिस्टेंस R। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ यानी ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो फोर्स लगाएंगे तो ये पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो ये किधर लगाएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन लगाएगा, यानी इसको किसे दिखाएंगे? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली दूसरा वाला चार्ज पहले वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इसको कैसे कहेंगे? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। Q1 की जो पोजीशन वेक्टर है R12, यानी R12 ये दिखा रहा है कि पोजीशन वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2, और Q2 चार्ज की पोजीशन वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर R21। यूनिट वेक्टर R21 ये दिखा रहा है कि द चार्ज इज डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 1, है ना। तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे? कंसीडर 2 पॉइंट लाइक चार्जेस प्लेस्ड इन ए वैक्यूम, कंसीडर consider consider 2 point consider 2 point like charges, consider 2 point like charges placed in a vacuum, placed in a vacuum, placed in a vacuum,
at a distance r from each other, ठीक है। तो 2 पॉइंट लाइक चार्जेस है, ये क्या है, लाइक चार्जेस है, वो वैक्यूम में रखे हुए हैं एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, F21 अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F21 यानी इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 किसके कारण, ड्यू टू Q1 यानी फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू 1। F21 करने का मतलब पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, F21 यानी फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू चार्ज 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 अपान इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, ये r स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर लिखाएंगे। F21 की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में है और R12 की भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 का कैप। ये इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसी तरह दूसरे फोर्स की बात करें, अगर दूसरे फोर्स की बात करें F12, ये वेक्टर F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q1 इज ड्यू टू Q2 इज कितना हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू, ये देखिए अब फोर्स F12 की बात करें, इनके बीच का डिस्टेंस r है, लेकिन इसकी डायरेक्शन में कौन सी पोजीशन वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर हमारा R21 है, तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा कितना जाएगा, R21 का कैप, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम वेक्टर की बात करें, अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन ए एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन वो इधर है, अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो हम इसको किसे दिखाएंगे, माइनस वेक्टर ए को दिखाएंगे। इसी तरह यहाँ पे वेक्टर R21 है यानी चार्ज इज डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1, देन अगर हम इसको R12 लिखें यानी इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, ये क्या हो जाता है, माइनस करके सिंस करके लिखिए, सिंस वेक्टर R21 is equal to minus R12, therefore equation 2 becomes, यानी R21 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, माइनस R12 लिखेंगे।